ये बहस दिलचस्प है। स्वास्तिक, आईएसआईएस, हिजबुल्लाह, हमास के झंडे जैसे विवादास्पद प्रतीक अमेरिकी सड़कों और दुनिया भर में दिखते हैं। क्या ये प्रतीक अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन से संरक्षित हैं? क्या अमेरिका नफरत फैलाने वाले प्रतीकों के प्रदर्शन से निपटने के लिए और कदम उठा सकता है, और क्या उसे ऐसा करना चाहिए? आज हमारे साथ बहस में हैं डॉव हिकाइंड, अमेरिकन्स अगेंस्ट एंटी सेमिटाइज्म के संस्थापक, प्रोफेसर जेकब मैकोंगमा, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के सीईओ, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर और I20 न्यूज के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन। नमस्कार। बहस से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं। अमेरिका में स्वास्तिक या आईएसआईएस के झंडे जैसे प्रतीक प्रथम संशोधन के तहत आमतौर पर संरक्षित हैं। कानून आमतौर पर झंडा, चिन्ह या प्रतीक को प्रदर्शित करने को अभिव्यक्ति के एक रूप के तौर पर देखता है, भले ही उस संदेश को व्यापक रूप से घृणित, आपत्तिजनक या चरमपंथी माना जाए। अधिकांश मामलों में सरकार केवल इस वजह से उस अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती क्योंकि वो व्यक्त किए जा रहे दृष्टिकोण से असहमत है। हालांकि प्रथम संशोधन की सुरक्षा पूर्ण नहीं है। कोई प्रदर्शन अवैध हो सकता है यदि वह वास्तविक धमकी या लक्षित डराने धमकाने का हिस्सा हो, आसन्न हिंसा के लिए उकसावा या किसी आतंकवादी संगठन के लिए आपराधिक समर्थन। अधिकारियां भी परमिट, अनधिकृत प्रवेश, सार्वजनिक सुरक्षा और निजी संपत्ति के उपयोग से जुड़े तटस्थ नियमों को लागू कर सकती हैं। ये नियम सभी समूहों पर लागू होने चाहिए, किसी खास राजनीतिक या वैचारिक संदेश को निशाना बनाने के बजाय। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों का तर्क है कि प्रतीकों पर प्रतिबंध की सरकारी शक्ति अन्य विवादास्पद अभिव्यक्तियों पर भी असर डाल सकती है। आलोचक मानते हैं कि कुछ प्रतीकों का हिंसा, उत्पीड़न या आतंकवाद से इतना गहरा संबंध होता है कि बिना स्पष्ट धमकी के भी उन्हें दिखाने से नुकसान हो सकता है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घृणा प्रतीकों की रक्षा जरूरी है? ठीक है, अब हम बहस शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ डोव, प्रोफेसर जैकब और ओवन ओल्टमैन हैं। सबसे पहले डोव से शुरू करेंगे। सभी के पास जवाब देने के लिए 30 सेकंड होंगे, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घृणा प्रतीकों की रक्षा जरूरी है? डोव। इस देश में इसका जवाब साफ हाँ है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, भले ही मैं कुछ प्रतीकों से नफरत करता हूं। लेकिन दूसरी ओर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों की सुरक्षा करे, सिर्फ उन लोगों की नहीं जो उन भयानक झंडों से जुड़े हैं या ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे लोगों के खिलाफ हिंसा हो सकती है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता। अमेरिका को महान बनाती है उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन हमें समुदायों में लोगों की सुरक्षा के लिए भी पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर जेकब, आपका क्या विचार है? मैं इन भावनाओं से सहमत हूं। मेरा मानना है कि यहूदी समूहों ने अमेरिका में घृणा भाषण कानूनों को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बहुसंख्यक लागू करते हैं, और इसलिए अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो बस एक राजनीतिक बहुमत बदलते ही ऐसे कानूनों के लाभार्थी के बजाय निशाना बन जाए। और ये भी सच है कि सरकारों को स्पष्ट रूप से खतरों, उकसावे, डराने धमकाने से सुरक्षा करनी चाहिए, और ये पूरी तरह से अमेरिका में मौजूद मजबूत और सशक्त फर्स्ट अमेंडमेंट सुरक्षा के साथ मेल खाता है। ठीक है ओवन। एमिली, अमेरिकी संविधान के कई हिस्से ठीक से काम नहीं करते, जैसे सेनेट में कैलिफोर्निया और वायोमिंग को बराबर सीटें, इलेक्टोरल कॉलेज, फिलिबस्टर और चुनावी फंडिंग कानून। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट उनमें से एक नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अनोखा है। यूरोपीय देशों में और इजराइल में भी अभिव्यक्ति को लेकर बहुत अलग नियम है, जिसमें हेट स्पीच भी शामिल है। जैसा कि हमने पहले दो मेहमानों से सुना और ओलिवर वेंडल होम्स ने करीब 100 साल पहले कहा था, फर्स्ट अमेंडमेंट नफरत की सोच वाली भाषा की भी रक्षा करता है। अलोकप्रिय और नफरत भरी बातें भी फर्स्ट अमेंडमेंट से संरक्षित हैं। इसका पालन कानून और भावना दोनों में होना चाहिए। रिपोर्ट किनारे पर है, वे भाषण से निपटने का अलग तरीका अपना रहे हैं जो आमतौर पर नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, ये साफ तौर पे बहुत खासकर जब हम एआई और सोशल मीडिया के युग में हैं, तो ये साफ तौर पे इन चीजों पे एक नया नजरिया डालता है। तो सवाल ये है, क्या नफरत का प्रतीक दिखाना सिर्फ राजनीतिक अभिव्यक्ति है या ये खुद डराने धमकाने जैसा हो सकता है? डव। नमस्ते। इसमें कोई शक नहीं
कि इस देश की सड़कों पर जो हो रहा है नफरत के प्रतीकों और ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले झंडों के साथ, वो साफ दिख रहा है। बिल्कुल, ये नफरत फैलाने और डराने के लिए बनाए गए हैं। देश में जो हो रहा है वो डरावना तमाशा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर दुर्भाग्य से ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस देश में यहूदी समुदाय के भीतर डर है। समुदाय के भीतर यह चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका में यहूदियों के लिए कोई भविष्य है। ये बहुत भयानक है। ये कैसे संभव है कि लोग जब अपनी मेज पर, सब्बत के खाने की मेज पर वगैरह बैठते हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, हमें इसका हल निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अभी यह प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है। और मैं न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में बात करना चाहूंगा, जो इस देश में चल रही भड़काऊ गतिविधियों का प्रतीक है। तो हाँ प्रोफेसर, आप क्या सोचती हैं? क्या इसमें कोई बीच का रास्ता है? क्या इसमें कोई ग्रे एरिया है? कानून तो कानून है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने कभी सोचा था कि हम आज जहां हैं वहां होंगे और इस तरह की घृणा फैलाने वाली बातें इतनी आसानी से और खुलेआम होंगी। मैं कहूँगा कि ये कोई नई चर्चा नहीं है। जाहिर है अमेरिकी इतिहास में कई बार ऐसे भद्दे नस्लवाद के मामले सामने आए हैं, चाहे वो यहूदी विरोधी हों या अश्वेतों के खिलाफ नस्लवाद हो। उदाहरण के लिए पहला संशोधन नफरत भरी बातों की भी रक्षा करता है। इसके पीछे अच्छा कारण है। मैं टेनेसी में रहता हूँ। अगर आप 1940 के दशक में जाएं, मेम्फिस में पुलिस प्रमुख ने अश्वेतों के अखबारों को धमकी दी कि नस्लीय भेदभाव की आलोचना कर वे नफरत फैला रहे हैं। वही व्यक्ति था, आप जानते हैं, जो व्यक्ति उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा था वही नस्लीय अलगाव लागू कर रहा था। एक नागरिक समाज के रूप में हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए कर सकते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे अगर कहीं नियो नाजी मार्च होता है उदाहरण के लिए, तो विरोध करने वाले लोग नियो नाजियों से ज़्यादा संख्या में होते हैं और ये अमेरिकी समाज की मजबूती का कहीं ज़्यादा शक्तिशाली प्रतीक है, बजाय इसके कि इन नियो नाजियों को गिरफ्तार करके उदाहरण के लिए उन्हें शहीद का दर्जा देने वाली तवज्जो दी जाए। अगर आप यूरोप देखें, वहाँ नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कड़े कानून हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ यहूदियों की स्थिति अमेरिका से बेहतर या ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ, आपके क्या विचार हैं? सुनिए, जो कुछ हमने सुना है उसे जोड़ते हुए एमिली, सिर्फ नागरिक समाज ही नहीं है जो सामने आकर विरोध और जवाबी विरोध कर सकता है और करना भी चाहिए। यह खुद राजनीतिक नेता है। अक्सर लगता है कि पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि राजनीतिक नेताओं को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें भाषण पर प्रतिबंध लगाने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो असंवैधानिक होगा। लेकिन वे फिर भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ सामने आ सकते हैं। और डोव हिकिल जो जोरान मामदानी के बारे में कह रहे थे, उस पर वापस आते हुए, मैं उस खेमे में नहीं हूं जो मानता है कि मामदानी अपने आप में यहूदी विरोधी हैं, लेकिन जोरान मामदानी अक्सर यहूदी न्यूयॉर्क वासियों को अपने अधीनस्थों की तरह मानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो मूल रूप से कहते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। यह काफी नहीं है। सिर्फ इतना कहना कि हम आपकी रक्षा करेंगे यह काफी नहीं है। असल में आप मेरे अधीनस्थ हैं और हम आपकी रक्षा करेंगे। उन्हें खुद सामने आकर यहूदी विरोधी भाषण के खिलाफ बोलना चाहिए। हर इजराइल विरोधी भाषण यहूदी विरोधी नहीं होता, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन कभी कभी यहूदी विरोध भी इजराइल विरोध के रूप में छुपा हो सकता है। लेकिन वो डोव हैकिन और 5 बरों में रहने वाले 10 लाख यहूदियों को और सहज महसूस कराने के लिए और कर सकते हैं। यह पहले संशोधन के अनुरूप है, यह उनके इजराइल विरोधी रुख के अनुरूप है। उन्होंने अभी पर्याप्त नहीं किया। क्या मैं बस इतना कह सकता हूं प्रोफेसर के बारे में? हमने अमेरिका में आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। यह पहले कभी भी हुई किसी भी चीज से अलग है। और खास तौर पर मामदानी के बारे में पूर्व गवर्नर डेविड पैटरसन और मैंने अटॉर्नी जनरल को पत्र भेजा है। मैंने कुछ दिन पहले न्याय विभाग के सिविल राइट्स डिवीजन के प्रमुख हार्मिद दायलन से आधे घंटे तक बात की थी। हम जांच और न्यूयॉर्क के मेयर के उकसावे व नागरिक अधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब न्यूयॉर्क में किसी को चाकू मार दिया जाता है, मेयर यहूदी को चाकू नहीं मार रहा है, लेकिन एक स्तर पर वो जिम्मेदार है और वो इस बात को लेकर जुनूनी है। इस देश में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और सच्चाई यह है कि मामदानी कोई निजी नागरिक नहीं है।
मेयर मामदानी और अन्य निर्वाचित अधिकारियों के लिए नियम एक जैसे नहीं हैं, जो ऐसी नफरत फैला रहे हैं जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। लोग पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका में भविष्य है? नहीं। मुझे लगता है कि है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो डरावना है और हमें इसके बारे में सख्त होना पड़ेगा। इसका एक और हिस्सा यह है कि यहूदी समुदाय को भी सख्त होना पड़ेगा। हमें खुद की भी रक्षा करनी होगी। हमें भीख मांगना बंद करना होगा। मेरा मतलब है, एक हफ्ते पहले आप जानते हैं, यहूदी नेता, जिन्हें तथाकथित यहूदी नेता कहा जाता है, वे ऐसी बातें कह रहे थे कि हमें मेयर से कहना चाहिए कि वो अपनी बयानबाजी थोड़ी नरम करे। 10%, 20%, आपका क्या मतलब है? थोड़ा शांत हो जाएं। हमें सख्त, मजबूत और गर्वित होना चाहिए। हम पूरी तरह असमंजस में हैं। न नेतृत्व है, न चीजों को संभालने का तरीका। हालात और बिगड़ेंगे, यह कहते हुए दुख हो रहा है। भगवान ही जानता है कि अगले हफ्ते न्यूयॉर्क अमेरिका में नफरत के कारण क्या होगा। न्यूयॉर्क के मेयर की इजराइल, जायनिज्म आदि के प्रति जो दीवानगी है वो काबू से बाहर है। सच में ऐसा ही है। प्रोफेसर, आपके विचार में आपत्तिजनक भाषण और असली खतरे के बीच कानूनी सीमा कहां तय होनी चाहिए, क्योंकि अब यह सीमा पहले से अधिक धुंधली हो गई है? नहीं, मुझे लगता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट इस सीमा को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। तो फिर से, जैसे अगर आप यहूदी लोगों के बारे में कुछ भयानक बोलते हैं तो वो संरक्षित रहेगा, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी सिनेगॉग को नुकसान पहुंचाएं या परेशान करें या डराएं। इसके लिए कानून मौजूद हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से लागू करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अमेंडमेंट हर तरह की असली हिंसा, धमकी, डराने या उकसावे के लिए पूरी तरह से आज़ादी देता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अमेरिकी कानून इस मामले में सही है। और जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ यहूदी समूह ही नहीं बल्कि यहूदी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इसकी अहमियत को पहचाना है, भले ही वो पहली नज़र में उल्टा लगे। एक मजबूत और सैद्धांतिक सिद्धांत है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वो नफरत भरे विचारों या लोगों के लिए हो। सभी यहूदियों और गैर यहूदियों की समान सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, मूल रूप से सभी अमेरिकियों के लिए। हाँ, और क्या। चलिए फिर से बात करते हैं, जैसा कि हम कह रहे थे, राजनेताओं की जिम्मेदारी के बारे में। बेशक पहला संशोधन तो पहला संशोधन है, लेकिन क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आगे आकर चुप बैठे रहने के बजाय थोड़ी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए? मैं फिर से उसी बात पर आ रही हूँ। आप जानते हैं, कोलंबिया में जो धरने हुए थे, मानिया मामदानी उस समय मेयर नहीं थे, लेकिन क्या कुछ ना कहना हालात को और खराब कर रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय नेताओं की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है? लेकिन मुझे लगता है कि जब राजनेता, खासकर सबसे ताकतवर और प्रमुख लोग, इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं तो इससे बहुत मदद मिलती है। समस्या बेशक ये है कि अमेरिका इस समय बेहद ध्रुवीकृत है और इजराइल फिलिस्तीन जैसे मुद्दे बहुत विभाजनकारी हैं और लोग इन्हें बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। और यही वजह है कि दोनों पक्षों के राजनेताओं के लिए खुद को इससे ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है और उस बात के लिए एक मजबूत रुख अपनाना जिसे आप सभी के लिए समान अधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा कह सकते हैं। तो जाहिर है आज के अमेरिका में एक राजनीतिक विफलता है, इस मायने में कि बयानबाजी बेहद ध्रुवीकृत है और दूसरी तरफ के लोगों की इंसानियत को स्वीकार करने की बहुत कम इच्छा है, और ये एक समस्या है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कानून बनाकर हल कर सकते हैं। और आपके और क्या वैसे विचार भी हैं? हाँ, मैं कहता हूं कि यहूदी समुदाय के मामले में दोहरा मापदंड है। कल्पना कीजिए, अगर के लोग न्यूयॉर्क में कुछ इलाकों में जुलूस निकालने आ रहे हों, या समलैंगिक विरोधी प्रदर्शनकारी या कोई और, अगर नफरत किसी और समूह की तरफ होती, यहूदियों को छोड़कर डेमोक्रेटिक पार्टी और कई उदारवादी यहूदी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया दिखती है। लेकिन यहूदी समुदाय की बात अलग होती है। आप जानते हैं, ये ऐसा है कि हाँ, हमें मेयर के साथ जो भी कर सकते हैं करना चाहिए।
आखिरकार देखिए, चलिए आप जानते हैं, नफरत करने वालों को, चलिए नफरत को एक तरफ रख देते हैं, हमें मेयर से फंडिंग लेनी है, ये जरूरी है। ग्रेसी मेंशन जाकर उन्हें गले लगाना है और चीज स्टिंग खाना है, जैसा हाल ही में हुआ। मेयर से निपटना ही होगा। लेकिन ये मेयर एक कट्टर इस्लामवादी है, जिसने अपनी मुस्कान, करोड़ों की मुस्कान के साथ आज जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, उन सबसे ज्यादा नफरत फैलाई है। वो इस देश के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। यहूदियों के मामले में उसका दोहरा मापदंड है। क्या नया है? कुछ नया है? यही तो हमारी इतिहास की कहानी है। लेकिन हम फिर से, जागो यहूदियों, हमें मजबूत होना है, हमें सख्त होना है, हमें गर्व महसूस करना है। और हाँ, हम पुलिस से प्यार करते हैं, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि अपनी रक्षा कैसे करें। तुम जानते हो, शायद हम कुछ और इलाकों में मार्च करें और देखें कि उन्हें कैसा लगता है, और हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तुम जानते हो, जो अभी हो रहा है वो हमें बर्बादी की ओर ले जा रहा है, और यहूदी समुदाय पहले कभी इतनी खतरे में नहीं था। तो हम फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो मैंने कही थी वो ये है कि मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता। इस देश को खास बनाने वाली चीजें यही सुरक्षा है। लेकिन बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या? जानते हो, उन ज्यादातर लोगों की सुरक्षा का क्या जो डरे हुए हैं, जिन्हें डराया गया है, अपने यहूदी टोपियां को उतार रहे हैं, अपने डेविड के सितारों को हटा रहे हैं। मौका नहीं मिला। अविन, मेरा मतलब है, हम कैंपस की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। मेरा मतलब है, क्या वहाँ कैंपस पुलिस, शिक्षक या अन्य लोग निगरानी के लिए होने चाहिए, जो कानून की वजह से सरकार जितनी सख्ती कर सकती है उससे आगे की पाबंदियों में मदद कर सके? देखिए एमिली, निजी विश्वविद्यालयों पर फर्स्ट अमेंडमेंट लागू नहीं होता, जो एक दिलचस्प सवाल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड या अमेरिका के किसी भी अन्य निजी विश्वविद्यालय को नफरत फैलाने या कैंपस में होने वाली बातों को नियंत्रित करने वाले हेट स्पीच नियम लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। और हमने देखा है कि विश्वविद्यालय इस मुद्दे से जूझते हैं, या क्या हमने कभी ऐसा देखा है? उनके पास फर्स्ट अमेंडमेंट का सुरक्षा कवच नहीं है, जैसा सार्वजनिक विश्वविद्यालयों या सरकारों के पास होता है। लेकिन जैसा हम सुन रहे हैं, अमेरिकी व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो व्यापक छूट है और हमारे हिसाब से होनी भी चाहिए, उसे देखते हुए राजनेताओं का खुलकर बोलना और भी जरूरी हो जाता है। डोव हैकिन सही है कि मेयर मामदानी और अन्य को यहूदी न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं ये बात फिर विनम्रता से दोहराता हूं, हजारों मील दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से। न्यूयॉर्क में यहूदी मामदानी के अधीनस्थ नहीं है जिन्हें सिर्फ सुरक्षा दी जाए। मुझे लगता है कि डोव हैकिन इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्हें तय करना चाहिए कि क्या स्वीकार्य है, सिर्फ कानूनी नहीं। ऐसी अभिव्यक्ति को पहले संशोधन के तहत अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह स्वीकार्य या सामान्य है। जोरान मामदानी के पास मंच, शक्ति और क्षमता है कि वह ऐसा कर सकते हैं और सीमाएं तय कर सकते हैं। मुझे लगता है उन्होंने यह काम ऐसे नहीं किया जिससे यहूदी न्यूयॉर्क वासियों को मुख्य धारा में सहज महसूस करना एक बड़ी कमी है जो उन पर बुरा असर डालती है। एमिली, वे ये अपने इजराइल के रुख से पीछे हटे बिना कर सकते हैं। उनसे इजराइल पर अपनी स्थिति बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, चाहे वे कितनी भी कट्टर क्यों ना हो। उनसे यह कहा जा रहा है कि वे यहूदी न्यूयॉर्क वासियों के दिलों से बात करने के लिए और अधिक करें, ना कि सिर्फ ये कहें कि वे उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, हमारे पास समय लगभग खत्म हो गया है। हमारे पास इसका जवाब देने के लिए 30 सेकंड है। क्या निजी संस्थानों को और अधिक करना चाहिए? प्रोफेसर, आप पहले जवाब दें। मुझे लगता है इनमें से एक है। सही कहा गया है कि फर्स्ट अमेंडमेंट निजी विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होता। मेरा पक्का मानना है कि वेंडरबिल्टी जैसे निजी विश्वविद्यालयों को, जहां मैं खुद हूं, अभिव्यक्ति की मजबूत सुरक्षा नीतियां अपनानी चाहिए, चाहे वे संविधान के तहत कानूनी रूप से बाध्य ना हों। क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम अक्सर देखते हैं कि वे नीतियों का इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता और विचारों के मुक्त आदान प्रदान को नुकसान होगा। यही समस्या है, और मैं पाखंड वाली बात से सहमत हूं। जब हमने वो कांग्रेस की सुनवाई देखी जिसमें हार्वर्ड के अध्यक्ष थे, MIT और पेन स्टेट मेरा ख्याल है, और उनसे पूछा गया था कि आप जानते हैं क्या आपकी नीतियां इसकी रक्षा करती हैं, नरसंहार आप जानते हैं, उसके समर्थन के बारे में। और उन्होंने वास्तव में ये था संदर्भ के बारे में, हाँ, उन्होंने एक कानूनी रूप से ठोस जवाब दिया। समस्या यह थी कि हर कोई जानता था कि वे वही मानक लागू नहीं करते थे जब बात LGBT मुद्दों की आती थी, काले छात्रों वगैरह के लिए भी। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों के हित में
सबसे अच्छा यही है कि वे बहुत मजबूत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा को बनाए रखते हैं। भले ही वो भाषण नफरत भरा या आपत्तिजनक महसूस हो, लेकिन उन्हें ये काम बराबरी के साथ करना चाहिए। उन्हें इन विचारों का समर्थन जरूरी नहीं। जैसे वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में कोई बहुत नस्लवादी या यहूदी विरोधी बात कहे, आप जानते हैं चांसलर को उसका समर्थन करने की जरूरत नहीं है। सही है। दुर्भाग्यवश वो हमारे पास समय असहमति खत्म हो गया जता है। सकते आप हैं। सभी का धन्यवाद, ये वाकई बहुत दिलचस्प था। दुर्भाग्यवश हमारे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी का इस बेहद दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप सभी की शाम शुभ हो।